हेलो एवरीवन, मैं अमित बालाजिया स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि हमने टेक्स्ट बुक के दिल्ली पुलिस के मॉक सॉल्यूशन करवा रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हो, अब हमने 12 सॉल्व कर चुके हैं। ये 13वां मॉक है। ठीक है, हम आपको मैथ का सॉल्यूशन करवाएंगे। देखते हैं, इसको स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, इसमें मैथ करवाएंगे तो मैथ का पोर्शन ये है। देखिए, पहला क्वेश्चन मेंस्ट्रुएशन गया है ना। और अगर आपको इससे पहले का सॉल्यूशन देखने हैं ना, तो चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके देख सकते हो। देखो, आरडब्ल्यू का मिनी मॉक भी हम डाल रहे हैं, और टेक्स्ट बुक का ये हम करवा रहे हैं। ये 13वां है आज। और SSCGD देख सकते हो, और दिल्ली पुलिस के जो वीकली मॉक है ना, उसका सॉल्यूशन देख सकते हो, है ना। और मैथ होती है ना, वो सबके लिए बराबर होती है। मैथ के क्वेश्चन कि आप GD की कर रहे हो और दिल्ली पुलिस की लेवल सेम ही होता है। ठीक है ना। तो ऐसा मत सोचना ये तो दिल्ली पुलिस का है और हम GD के हैं तो हम करेंगे नहीं। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन देखिए। हमने आपको बोला था मेंस्ट्रुएशन के फॉर्मूले कराने के लिए, पर क्या है ना, टाइम मिल नहीं रहा है हमें। हमारा खुद का एग्ज़ाम है, वरना हम ज़रूर करवा देते। कोशिश करेंगे अब भी, पर मॉक आ जाएगा, मिनी मॉक आ जाएगा शायद शाम को, तो वो सोल्व करवाएंगे तो टाइम नहीं मिलेगा। देखिए, पहला क्वेश्चन देखो आप। दो लंब वर्तीय बेलनों के आधारों की त्रिज्या 3:4 है। देखो, दो बेलन है, उनकी आधारों की त्रिज्या। क्वेश्चन नंबर 1। तो मैंने मान लिया, दे रखा देखा, छोटी त्रिज्या को मान लिया मैंने R से 3 हो गया, और दूसरी त्रिज्या है 4 है। ठीक है, दो बेलन है, एक बेलन की त्रिज्या 3 हो गई, दूसरे बेलन की त्रिज्या 4 हो गई। अब देखो, कह रहे हैं उनकी ऊंचाइयों का अनुपात, मतलब कि ये हो गई स्मॉल h, इसका ये हो गई 4, और दूसरे बेलन की ऊंचाई को मैं कैपिटल H से लिख लेता हूँ, और इसकी ऊंचाई हो गई 5। इतना समझ में आया होगा आपको। देखो, अब क्या कह रहा है ना, उनके वक्र प्रतिशत क्षेत्रफल का अनुपात अनुपात पूछा है। तो देखो, तो बेलन का वक्र प्रतिशत क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है? 2πRh होता है। तो देखो, मैं पहले लिख लेता हूँ 2πRh। ये छोटे वाला बेलन हो गया, मैं इसको 2πRh लिख लिया। बड़े वाले बेलन के लिए मैं लिखता हूँ 2π। यहाँ पे देखिए, ये कैपिटल R आएगा। नहीं नहीं, सही है ना, सही है। हाँ देखिए, तो 2πR और H, ये दूसरे बेलन के लिए हो गया। बस इसमें आपको मान रखना है। अब देखो, मुझे क्या दिख रहा है ना, 2π से ये 2π कट गया है, और ये R क्यों नहीं कटेंगे, क्योंकि ये अलग अलग वैल्यू है। तो ये 2π से 2π कट गए। अब देखो, यहाँ पे स्मॉल r का मान कितना है? 3 है, इंटू स्मॉल h का मान कितना है? 4 है। ठीक है, ये छोटे वाले बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई 3 और 4 यहाँ गुना कर दिए हम। यहाँ पे देखो, बड़े वाले त्रिज्या की R इंटू एच, 4 × 5 है, इसको गुना कर दिए। देखो, तो यहाँ से देखो, 4 से 4 कट जाएगा, तो क्या आएगा? 3:5। 3:5 आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 2 में। उम्मीद आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बस कुछ नहीं था, फॉर्मूले याद होने चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि फॉर्मूले आप देखते रहिए ना, पढ़ते रहिए 2 टाइम जरूर, अगर कम याद है तो। देखो, अगला क्वेश्चन है, चक्रवर्ती ब्याज पर एक राशि है जो 4 वर्षों में मूल राशि से 3 गुना हो जाती है। कितने वर्षों में यह अपनी मूल राशि का 81 गुना हो जाएगी? क्वेश्चन नंबर 2। देखो, CI का है ये, है ना। तो इसमें भी कॉन्सेप्ट होता है। देखो, क्या है ना, मान लिया मैंने कि मेरे पास 1 रुपये था। वो क्या हो गया कि 4 वर्षों में 3 गुना हो गया, मतलब कि 3 गुना हो गया। 1 का 3 रुपये बन गया। कितने टाइम में? 4 साल में, 4 ईयर्स में। देखो, अब क्या कह रहा है ना, कि कितने वर्षों में वह अपनी मूल राशि का 81 गुना हो जाएगा। ये कह रहा है जो 1 रुपया है ना, वो कितने टाइम में 81 गुना हो जाएगा, मतलब 81 रुपये 81 गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखो, अब क्या आपको इसमें क्या करना होता है, CI का है ना, ये चक्रवर्ती ब्याज है ना, तो इसमें पावर लेनी होती है। देखो, यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ 3 की पावर 1, इसको लिख सकता हूँ। 81 को क्या लिख सकता हूँ? 81 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 4। 3 की पावर 4। अब यहाँ पे बस आपको क्या करना है, देखो, यहाँ पे 1 की वैल्यू है 4, मतलब एक पावर का मान कितना होगा? 4 साल हो गए, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 चौक 16, यहाँ पे 16 ईयर्स हो जाएगी। 16 ईयर्स, तो 1 का मान 4 है, तो 4 का मान 16 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? देखो, 1 का मान 4 है, तो 4 का मान कैसे हो जाएगा? 4 × 4 मतलब 16 हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 1 में। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। यदि किसी पुस्तक का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 92% है, तो पुस्तक की बिक्री पर लाभ प्रतिशत कितना होगा? देखिए, बहुत ही आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3। देखो, ये हो गया कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, CP हो गया। ये हो गया सेलिंग प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य हो गया। तो क्या कह रहा है ना, कि क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 92% है। विक्रय मूल्य का 92%, अगर मैं विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस को 100 मान लूँ, तो इसका 92% है कॉस्ट प्राइस है। अब पूछा है कि तुमसे प्रॉफिट कितना हुआ, तो बस यहीं से यही चेक करना है आपको। अगर आप काट सकते हो तो यहाँ से काट लीजिए, वरना आपको डायरेक्ट भी कर सकते हो, है ना। तो देखो, यहाँ पे देखो कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 8 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने रुपए पर? 92 पर। तो गुना कर देंगे, परसेंटेज निकालेंगे, 100 से गुना कर देंगे। बस यहीं से सोल्व करना है आपको। तो कट रहा है 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, और ये कितने बार? 4 से 25 बार, तो 25 × 200 होता है। तो बस 200 में 23 का भाग देंगे। देखो,
8 पॉइंट। ऑप्शन देखो, ऑप्शन कितने पास पास हैं, तो हम जरा सा भी रिस्क लेंगे नहीं। तो देखो 25 × 200 रिस्क नहीं लेंगे, मतलब अब हम इसको ऐसे भाग कर रहे हैं, आपको दिखा देखो। तो क्या होता है, 23 × 184 होता है, 23 × 184 होता है। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 6, और यहाँ पे कितना बचेगा 9 में से, यहाँ 9 में से कितना जाएगा, एक एक यहाँ पे एक बच जाएगा, बस यहाँ पे 16 हो गया। अब देखो पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो अब क्या आएगा, 23 × 138 होता है, 23 × 138 होता है। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, यहाँ पे 2, और यहाँ पे कितना बच जाएगा, यहाँ पे भी 2 बच जाएगा। देखिए 8.6 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है मेरे को, ऑप्शन नंबर 4 में। इसके आगे आपको सोल्व करने की जरूरत है नहीं। उम्मीद है ये भी समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 144, 360 और 504 का लघुत्तम समापवर्ती कितना होगा। देखो मतलब एससीएफ पूछा है। एससीएफ क्या होता है कि ये जो संख्या दे रखी है, कौन सी, 144, 360 और 504, ये जो संख्या दे रखी है, तो एससीएफ ये है कि ऐसी संख्या जो जिसका इसमें तीनों का भाग इसमें चला जाए। जैसे देखो 4 4 8 1 9, अगर 9 का भाग देंगे इसमें पूरा चला जाएगा। लेकिन एससीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे एससीएफ निकालना है। तो एससीएफ निकालने के बहुत सारे मेथड हैं, डिफरेंस वगैरह से आप चाहो कैसे भी निकाल सकते हो, गुणनखंड विधि से, सबका अलग अलग मेथड होता है। तो मैं जैसे निकालता हूँ, कॉमन लेके निकालता हूँ। तो देखिए मुझे दिख रहा है इसमें सब में 9 कॉमन है, 9 कॉमन है। और यहाँ पे देखो 2, इसमें भी इकाई का सम है, ये 2, ये मतलब सम संख्या है। तो 9 दूनी 18, मतलब ये 18 से तो विभाजित होगा ही होगा। अगर मैं इसमें 18 कॉमन ले लूँ तो क्या बच जाएगा अंदर, 18 × 144 होता है, 18 दूनी 36 होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, 18 दूनी 36, कितना बच जाएगा 36, 18 दूनी 36, 144, 18 × 144 हो जाएगा। देखो अब देखो मुझे क्या दिख रहा है इसमें 4 इसमें 4 और कॉमन दिख रहा है। तो देखो हमारे पास 18 तो बार है ही, तो इसमें से मैं 4 कॉमन और लूंगा। तो 4 कॉमन लूंगा, तो 4 कॉमन कैसे लेंगे, तो 4 कॉमन लेंगे तब 4 का भाग देंगे इसमें। तो 4 दूनी 8, 4 × 5 20, 4 × 7 28। अब देखो अब अंदर कुछ भी कॉमन नहीं बच रहा है, तो हमारा एससीएफ जो बाहर आता है ना, वही हमारा एससीएफ हो जाएगा। तो 18 × 4 = 72। तो ये हमारा 72 ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 में। उम्मीद है ये समझ में आया होगा, बस एससीएफ लेना था, बहुत ईजी सवाल था। अगला क्वेश्चन देखो एक आदमी है, एक वस्तु को 533 में बेचता है। पहले उसके अंकित मूल्य पर D% की छूट देकर और फिर एक और छूट देता है जिसका वही अंकित मूल्य था, ठीक है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 1025 है तो D का मान बताइए। देखो इसमें कहना क्या चाह रहा है ना, कि एक वस्तु है जो 1025 रुपये लिखा हुआ है, और उसमें है ना D% की छूट दी, और वो जो D% की छूट दी है ना, वो दोनों बार इक्वल दी है, समान। तो D% की छूट मतलब पहले जो छूट, जैसे मान लो 1025 है, इस पे 20% की छूट दी, तो 20% की छूट देने के बाद फिर से 20% की छूट दी, मतलब डी है ना वो इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 5, इतना तो समझ में आया होगा कि इक्वल छूट दी है। देखो तो देखो मार्क प्राइस क्या था, मार्क प्राइस था 1025 है, तो इसमें D% की छूट दी। तो जब मान लो D% की छूट दी तो क्या हो जाएगा, D/100 ये हो जाएगा। D% की छूट दी, मान लो मैंने x मान लिया, कुछ भी मान लो, तो इस इतने % की छूट दी, तो कितनी की छूट दे दी। अगर यहाँ से निकालें तो देखो ये अपॉन 2 0 है, तो यहाँ पे 2.2 आ जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा 10.25 D आ जाएगा। ये छूट दी उसने, पहली छूट। अब क्या कह रहा है ना, दूसरी छूट भी इतनी की दी। तो पहली छूट दे दी, ये देखो पहली छूट दे दी 10.25 D की, तो दूसरी छूट भी कितनी देगा 10.25 की दे रहा है। तो टोटल छूट कितनी दे दी, ये हो गया 20.50, 20.5 D, इतनी % की छूट दे दी उसने, इतनी की छूट दे दी, ठीक है। तो हमसे डी का मान पूछा है। अगर देखो अगर वो वस्तु थी 1025 की और उसको बेचा इसने बेचा कितने में, 533 में, 533 में बेचा है। तो यहाँ पे देखिए छूट कितने दी है, अगर रुपए में देखिए, ये है रुपए में, तो क्या है ना 1025 की चीज़ को 533 रुपये में बेच दी। तो यहाँ से इसका डिफरेंस लेंगे, 5 में से 3 गए तो 2, और 12 में से 3 गए तो 9, और यहाँ पे कितना बच जाएगा 9 में से 5 गए तो 4, तो 492 रुपये की छूट दे दी, 492 रुपये। तो इतनी छूट देने पर इतने रुपए की छूट दी, तो ये इसके बराबर है, कैसे 20.5 D। इतनी छूट देने के बाद 492 रुपये की छूट मिली थी। तो यहाँ से डी का मान तो पूछे, बस यहाँ से डी का मान निकाल लीजिए। डी बराबर क्या होगा 492। हम आपको इसका दूसरा मेथड भी बता देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, बस यहीं से डी का मान निकल आएगा। तो यहाँ से देखो ये 0 उठेगा तो ऊपर चला जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से देखो 5 से काटेंगे 2 बार, 5 से काटेंगे तो 5 चौक 20, 5 एकम 5। अब देखो ये 41 से काटना है इसको, तो ये कितनी बार जाएगा, देखो अगर मैं उसको गुना करूँ, पहले देखो हम इसका भी आपको बताते हैं, अगर ये कितना गुना है ना, अगर ये नहीं पता ना तो देखो पहले लिख लेते हैं। डी बराबर क्या होगा, ऊपर होगा 2 दूनी 4, 9 दूनी 18 और 4 दूनी 8 से 9, 984/41 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखो अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन क्या है 22, 24, 29, 21 है। तो देखो
यहाँ पे इकाई अंक इसको किस संख्या से गुना करें कि इकाई अंक 4 है, अगर 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 4 16, ये तो 164 बैठा। और फिर क्या किससे देखना है, फिर 14 से देखना है, तो 14 का भी बहुत कम है। अगर देखो 14 ऑप्शन में नहीं है तो 24 है, देखो ऊपर ऑप्शन में 24, अगर आपको इसको 24 से गुना करोगे तो 24 पर पूरा पूरा कटेगा, तो यहाँ पे आएगा 24, तो डी का मान आ जाएगा 24%। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 में। उम्मीद है ये अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ भी नहीं है, बस जितने की छूट दी है उसको बराबर रखना है। अगर सेकंड मेथड की बात करूँ मैं बता देता हूँ सेकंड मेथड कैसे करना है, बाकी आप सोल्व आपको ही करना पड़ेगा। देखो तो यहाँ से क्या है ना, मार्क प्राइस था 1025 रुपये, 1025 रुपये था, ठीक है। इसको क्या करना है ना, D% की छूट दी, तो क्या हुआ ना, छूट के लिए जैसे कि मान लो कोई मार्क प्राइस था इतना, अगर इस पर हम 20% की छूट देंगे, 20% की छूट देंगे तो 80/100 से गुना कर देंगे तो इतना वो क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा ना। तो ऐसे ही करना है। तो 1025 मार्क प्राइस था, अगर इस पे D% की छूट दी तो 100 माइनस डी अपॉन 100, ये होगा, इतनी छूट दे दी। तो ये पहली छूट होगी, दूसरी छूट और देंगे तो दूसरी छूट देने के लिए फिर से लिखेंगे 100 माइनस डी अपॉन 100। और इतनी छूट देने के बाद कितने में बेचा, ये खुद बता रहा है कि 533 रुपये में बेचा, 533 रुपये में बेचा। बस यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ से आप इसको सोल्व करोगे ना, यहाँ से सोल्व करोगे क्या क्या बनेगा, द्विघात समीकरण बनेगी। लेकिन वो आपको बनानी नहीं है। क्यों नहीं बनानी है, मैं बताऊँगा कैसे करना उसको। देखो या तो आप इसको सोल्व कर लो। देखो अगर मैं थोड़ा बता दूँ, 25 चौक 100 और 25 से काटेंगे तो 25 चौक 100 और 100 25 से कम 25, ये हो गया। देखो ये 41 से शायद कटेगा, ये पूरा पूरा कटेगा ना, तो 41 से काटेंगे तो कितने, देखो 3 होता है, 3 से जाएगा नहीं, 13 पर काटेगा क्या, 13 कम 13, 3 13 चौक 52 52 और 1 53। देखो यहाँ से ये 13 पर कटेगा, यहाँ से ये दिख रहा है सीधा सीधा ना। तो इधर क्या बच जाएगा आपके पास, देखो यह इधर बच जाएगा 100 माइनस डी इंटू 100 माइनस डी, ये हो गया। और ये क्या है, अपॉन ये 400 है तो 400 इधर गुना हो, 13 चौक 52 52 और ये 00 होगा। बस अब क्या करना है ना, यहाँ पे आपको ऐसा मान रखना है जो इसको सेटिस्फाई करे। कैसे, देखो जो मतलब कि डी का मान, यहाँ पे डी का ऑप्शन उठा उठा के रखने हैं। तो देखो हमने निकाल लिया था 24 आएगा, तो अगर मैं यहाँ पे 24 रखूँ, डी का मान 24 रखूँ तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो 24 रखूँगा, 24 रखूँगा तो 10 में से 4 गया तो 6 और 9 में से 9, 9 में से 2 गया तो 7, ये 76 आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 76 हो जाएगा, ठीक है। 100 माइनस डी, यहाँ से आ जाना चाहिए यार, तो डी का मान बताइए। तो यहाँ से देखो, यहाँ से आ जाना चाहिए 100, कहीं पे हमने कैलकुलेशन में मिस्टेक की होगी, ज़रूर कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई होगी, ठीक है। आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, ऐसे निकाल के आप देख लेना एक बार, हमसे कहीं पे कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई होगी, ठीक है। वरना आपको हम ये मेथड बता दिए, ये मेथड बता दिए, यहाँ ऐसे कर लेना, ये बहुत सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, या फिर मैं इसका अगले में बता दूंगा ना, आपको हो जाना चाहिए इसे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 5 प्रेक्षण है जिसमें x, x+2, x+4, x+6 और x+8 का औसत है जो 11 है, तो अंतिम 3 प्रेक्षणों का औसत कितना होगा। देखो 5 प्रेक्षणों का औसत, 5 प्रेक्षण का औसत कितना है, 5 प्रेक्षण कितना है, 11 है। तो इसका अगर सम निकालेंगे, सम कितना हो जाएगा, 11 5 55, ये 55 हो गया, ये सम हो गया। अगर हम इसका टोटल करें x+2 का, देखो तो x मतलब 5 पर x आया तो 5x, मैं इसका योग कर रहा हूँ प्लस। अब देखो 2 + 4 + 6 + 8 कितना होगा, 8 6 14 4 18 2 20, ये 20 हो गया। इनका योग किसके बराबर है, 55 के बराबर। यहाँ से x का मान नहीं निकालोगे आप, देखो ये 20 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5x, ये 20 इधर जाएगा तो कितना, ये 20 है, माइनस का 20 हो जाएगा तो 35 और x का मान आ जाएगा 7, x का मान आ गया 7। पूछा क्या है, अंतिम 3 प्रेक्षण, अंतिम 3 प्रेक्षण। तो 3 प्रेक्षण कितने हैं, x+4 हो गया, एक तो एक x+6 हो गया और एक x+8 हो गया। देखो यहाँ पे दिखा होगा। अब देखो x का मान रखेंगे तो 7 4 11 और 6 6 12 1 13 और ये कितना होगा 8 8 7 15, इतना हो गया। अब इसका एवरेज निकालना है तो इन तीनों को जोड़ देंगे, तो इन तीनों को जोड़िए और इसको 3 का भाग देंगे एवरेज निकालने के लिए, तो बस ये आ जाएगा 15 3 18 18 1 19 29 1 39 आ जाएगा। 39 को 3 से भाग देंगे, देखो 39 को 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 में। उम्मीद है समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखो, एकल अंकीय अभाज्य संख्याओं पुनरावृत्ति के बिना का उपयोग करके अच्छा बनाई गई सबसे बड़ी और सबसे छोटी 4 अंकीय संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए शायद ये क्वेश्चन तो कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा, और सही बताऊँ ना तो 100 में से 99 बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने ये क्वेश्चन पहली बार ही देखा होगा, ठीक है, पहली बार देखा होगा। 100 में से 99 ऐसे होंगे। देखिए पहले तो आपको ये समझना है कि ये बोल क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि समझना ज़रूरी है तभी तो क्वेश्चन करोगे। देखो
एकल अंकीय अभाज्य संख्याएं, एकल अंकीय अभाज्य संख्या मतलब एक अंक की अभाज्य संख्याएं, उनका उपयोग करके बनाई गई सबसे बड़ी अंक संख्या। देखो एकल अंक क्या होते हैं, अगर अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है एक अंक की, एक अंक की 3, एक अंक की 2, 3, 5 होती है और एक होती है 7 होती है। इसके बाद 11 आएगी जो 2 अंक हो जाएंगे, तो एक अंक की कितनी हो गई है, 4 संख्या हो गई। अब इनसे आपको क्या करना है ना, इनसे आपको सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो अगर मैं इससे सबसे बड़ी, देखो इससे मैं बनाऊंगा एक सबसे बड़ी संख्या बनानी है हमको, और एक बनानी है छोटी संख्या बनानी है, और उन दोनों का क्या करना है, उनका योग करना है। अब देखो, तो सबसे बड़ी संख्या अगर मैं बनाऊं तो देखो सबसे बड़ा अंक 7, फिर लेंगे 5, फिर लेंगे 3 और फिर लेंगे 2, ये सबसे बड़ी संख्या हो गई। इनसे अगर छोटी देखें तो ये हो जाएगी 2, 3, 5, 7, ये सबसे छोटी होगी, और इनका योग बताना है हमको। तो देखो 7 2 9, 5 3 8, 5 3 8, 7 2 9, तो 98 89 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 में। उम्मीद है समझ में आया होगा, बस लैंग्वेज थोड़ी ऐसी थी। देखो क्वेश्चन नंबर 8 सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन मार्क लिख रखा है, अगर मैं क्वेश्चन मार्क का हमसे मान पूछा है, तो अगर मैं क्वेश्चन मार्क को x मान सकता हूँ समझाने के लिए, बाकी क्वेश्चन मार्क से देखो x मान लिया मैंने, तो ये है 4/15 है माइनस। तो देखिए 10 सही 3/5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 5 50 और 50 3 53/5। ये पता होगा ना कैसे लिखते हैं इसको, 5 को 10 में गुना करके 3 जोड़ना है, ठीक है, और अपॉन में जो 5 है वो लिखना है, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। 5 दूनी 10 और 10 + 7 17, 17/5 हो जाएगा यहाँ पे। फिर देखिए 16 है, फिर है 15 8 120, 4 124/15 हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया होगा, इसमें कुछ था ही नहीं समझने। अब देखो अगर मैं इसको गुना करूँगा x से, तो 15x, और ये जुड़ता है, ऐसे तो किया था हमने, तो 15x + 4 हो जाएगा यहाँ पे, 15x + 4 ये हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, अपॉन 15 है ही, तो यहाँ पे 53/5 - 17/5 + 16, 16/1 मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 124/15 ये आ जाएगा। बस अब इसको सोल्व करना है। देखो यहाँ पे मुझे दिख रहा है 15 एलसीएम ले लूँ, 15 एलसीएम ले लिया मैंने। अब देखो यहाँ पे 15 का इसमें भाग देंगे तो 1 पर चला जाएगा, तो यहाँ पे 1 ही गुना होगा। यहाँ पे देखो 5 × 15, तो मतलब 3 बार भाग जा रहा है, तो इसको 3 से गुना करेंगे, तो देखो 5 × 15, इसको भी 3, इस पर 3 आ जाएगा, और इस पर 1 में जब 15 का भाग देंगे तो इस पर 15 आ जाएगा। बस कुछ भी नहीं है। देखो 15x + 4 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15x + 4 आ गया। इसको 53 से 3 बार गुना करेंगे तो 3 × 9 और 5 × 15, 159 आ गया। तो 17 × 51 आ गया। यहाँ से देखो प्लस का है, ये चिन्ह है ना, जो है ना वो चिन्ह लिखना है। देखो माइनस था, माइनस लिखा, माइनस था, माइनस, यहाँ पे प्लस था, तो यहाँ पे प्लस लिख लिया हमने। तो 16 को 15 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 16 × 5 = 80, और 8 बचा क्या, 16 × 16 8 24 होता है, ठीक है। और इधर क्या 124/15 है। बस अब क्या करना है, अब तो कुछ भी नहीं, कुछ सोल्व करना है। देखो देखिए 15 से ये 15 कट चुका है, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं, तो यहाँ पे क्या है 15, इधर है 15x प्लस, देखिए 159 - 51 कितना होगा, पहले देखिए 240 + 4 कितना है, 240 और + 4 244 हो गया। यहाँ पे माइनस का है, तो देखिए यहाँ पे 160 और 160 और 50 कितना, 210 हो गया। यहाँ से 210 हो गया, बराबर 124 हो गया। तो 15x यहाँ पे कितना, 244 में से 210 घटाइए, देखिए 4 आ गया, और 4 में से 3 यहाँ पे प्लस का हो जाएगा, यहाँ पे 124 हो गया। यहाँ पे देखिए x का, देखिए ये 34 इधर जाके माइनस होगा, तो कितना हो जाएगा 0, और 12 में से 3 गए तो 9 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है 15x है, यहाँ से 15 से काटेंगे, देखो 15 × 6 = 90, तो x का मान क्या जाएगा 6 जाएगा। और हमसे पूछा क्या था, x का मान ही तो हमने निकाला था, जो क्वेश्चन मार्क को x माना था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 में। उम्मीद है समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। 5 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5:8 था, ठीक है। अब से 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:11 होगा, तो बी की वर्तमान आयु। बहुत ही सरल सवाल है तो, एज का क्वेश्चन। देखिए आपको पहले तो ये कॉन्सेप्ट में बताना है, यहाँ पे बीच में, मतलब बीच में होगी वर्तमान आयु, यहाँ पे होगी वर्तमान, ये होगी वर्तमान, ये होगी वर्तमान। तो वर्तमान को देखिए, वर्तमान को ऐसे ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखो अगर आपको बोले पहले 5 वर्ष पहले, तो आपको जाना है पीछे पीछे, और बोले कि 5 वर्ष बाद, ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, 5 वर्ष बाद, तो जाना है आपको आगे, ऐसे जाना है। बस ये डायग्राम आपको ध्यान रखना है, बीच में है प्रेजेंट, पहले बोले तो पहले भाग जाओ, बाद बोले तो बाद में, या आगे चले जाओ, ठीक है। अब देखो क्या कह रहे हैं ना 5 वर्ष पहले, यहाँ पे 5 वर्ष पहले, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं -5, 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात, यहाँ हो गया ए, ये हो गया बी। उनकी आयु का अनुपात कितना था, 5:8 था, 5:8 था। अब क्या कह रहा है कि अब से 10 वर्ष बाद, मतलब अब मतलब वर्तमान से 10 वर्ष बाद, मतलब कि यहाँ पे हो गया 10 वर्ष हो गया, तो उनकी आयु का अनुपात कितना है, 8:11 है, 8:11। पहले तो आपको ये लिखना आना चाहिए, ये बनाना आ गया, तो यहीं से सोल्व कर लोगे आप।
पहले बोले तो पीछे, आगे बोले तो आगे, बस। अब देखो क्या होता है ना, इनका हमेशा जो एज का जो डिफरेंस होता है वो समान होता है। ये पहले देखते हैं, अगर समान है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं, अगर समान नहीं होता है तो हम उसको पहले समान करते हैं। तो देखो यहाँ पे अंदर देखो 5 3 8, यहाँ पे 3 का अंतर है, यहाँ पे देखो 8 3 11, यहाँ पे भी 3 का अंतर है, तो इनका एज का समान है। अब देखो अब क्या क्या करना है, देखो इनका अंतर देखो 5 से 3, 5 से 8 मतलब 3 बड़ा, यहाँ से 8 से 11, यहाँ पे भी 3 बड़ा, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ 3 की वैल्यू है। 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो यहाँ से देखो -5 से 10, मतलब कि 5 वर्ष यहाँ पे था, 5 तो यहाँ पे पूरी होंगी और यहाँ पे 10 और चलेगा, मतलब 15, तो 15 साल और चलेगा, मतलब 15 साल हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ से लेके। तो यहाँ का अंतर कितना है 3, तो 3 यूनिट की वैल्यू है 15, 3 यूनिट की है वैल्यू है 15, तो 1 यूनिट की कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की हो जाएगी 5 दिया 3 5 15, 5 हो जाएगी। तो पूछा क्या है इनसे, इनसे पूछा बी की वर्तमान आयु। देखो या तो आप यहाँ पे मान रख लो तो भी वो आएगी, या यहाँ पे रख लो। देखो अगर बी ये कितना 8 यूनिट है, 1 यूनिट का मान 5 है, तो इसको 5 से गुना करेंगे, तो देखो 5 से गुना करेंगे तो 8 5 40, तो 40 साल। 40 साल कब थी, 5 वर्ष पहले। तो यहाँ से आप 5 वर्ष आगे चलोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 45 साल का हो जाएगा, बी यहाँ पे 45 साल का हो जाएगा। ऐसे ही करना है, ए का पूछे तो 25 और 25 और 5 साल आगे तो 30 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे करना है आपको। तो 45 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 में। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, बहुत अच्छे से समझाया हमने, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए 0.728 इंटू 0.728 माइनस 0.272 इंटू 0.272। अच्छा, इसका तो एक आंसर आएगा। अब देखिए हमने किया कैसे, हमने कैसे बता दिया, देखते ही एक आंसर। अब देखिए ऊपर देखिए दो संख्याएं सेम है जो गुना हो रही हैं, तो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है a इंटू ए, मतलब a स्क्वायर हो गया, फिर माइनस b इंटू बी, मतलब क्या होगा b स्क्वायर हो गया। अब नीचे ठीक है, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है a प्लस बी होता है और a माइनस बी होता है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ऊपर तो ये बन गया, ऊपर क्या बन गया, ये बन गया। अब नीचे देखिए, नीचे क्या बन रहा है, नीचे बन रहा है 0.728 में से इसने क्या किया है ना 272, ये घटाया है, ये घटाया, मतलब कि a माइनस बी किया इसने, a माइनस बी ये किया है, ये किया है नीचे। तो देखिए a माइनस बी से a माइनस कट जाएगा, b कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, a प्लस बी बचेगा, a प्लस बी बचेगा। और जब तुम 0.728 को 0.272 इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा, एक तो आएगा, इसको जोड़ लेना, एक आएगा। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 में। बाकी आप इनको गुना करके हल करने की सोच रहे हो तो बहुत बड़े बेवकूफ़ हो ऐसा बोलता नहीं हूँ, तो बता रहा हूँ, बेवकूफ़ी ऐसी बेवकूफ़ी मत करना। ये दिख रहा है डायरेक्ट, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देख, कह रहा है सचिन ने 25% गेंद गंवाई है, ठीक है। शेष गेंदों का 80% उपयोग करने के बाद उसके पास 90 गेंद बचती हैं। शुरुआत में उसके पास कितनी गेंद थी। देखिए कुछ भी नहीं है, बेसिक से करना है इसको। देखो मैंने माना सचिन के पास 100 गेंद थी, 100 गेंद थी, अगर उसने अब 25% गंवा दी तो उसके पास बची कितनी, 75 बची, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं ना, शेष गेंदों का मतलब 75 जो बची, इसका 80% उपयोग करने के बाद 90 बची। अगर 75 में से 80% उपयोग कर लिया तो उसके पास बचेंगी कितनी, 20% बचेंगी, तो 20% बचेंगी, ठीक है। तो इसको काटते हैं, देखो तो 2 से 5 पर 5 से 15, यहाँ से 15, तो इसके पास अब कितनी बच गई, अब बच गई 15 बच गई इसके पास, ठीक है। तो और क्वेश्चन के हिसाब से कितनी बची है, 90 बची है, तो मतलब ये जो 15 है ना, ये है 90 का मान, ठीक है। देखिए तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो यहाँ पे कितना, 15 6 की 90, 1 यूनिट का मान 6 हो गया, और शुरू में कितनी थी 100 यूनिट थी, तो इसको 100 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आएगा। ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखिए, सुरेश ने 32,000 रुपये का निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। 5 माह बाद 22,000 पूंजी लगाकर अमित भी साझेदार हो गया। वर्ष के अंत में 16,409 रुपये के कुल भाग में सुरेश का हिस्सा क्या होगा। देखिए कहना चाह रहा है, देखो सुरेश था जिसके पास 32,000 रुपये थे, 5 वर्ष बाद 5 महीने बाद क्या हो गया, अमित आ गया जो 22,000 रुपये लेकर, तो अंत में क्या हुआ है, 16,409 रुपये का लाभ हुआ है। तो ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये समझना है, 16,409 है क्या, लास्ट में लाभ है ये। तो देखो सुरेश को मैं लिख लिया एस से, अमित को लिख लिया मैं ए से, तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, लाभ बराबर पूंजी गुना समय होता है। क्या होता है, लाभ बराबर पूंजी गुना समय। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पूंजी, ये है पूंजी, और ये हो गया समय, पूंजी गुना समय, और यहाँ पे नीचे आएगा लाभ, ये आपको ध्यान रखना, ऐसे लिखना है आपको। अब देखो तो 32,000 सुरेश ने किए, 32,000 ये हुए, सुरेश 32,000 रुपये ले आया, और 5 महीने बाद 22,000 कौन लेके आया, अमित लेके आया।
तो देखो यहाँ पे वो टाइम लिखना होता है जितने टाइम के लिए पैसा लगा है। तो 5 महीने बाद कौन आया, अमित आया। 1 साल में 5 महीने बाद आया तो बचा कितना, 7 महीने बचे। और जो सुरेश है ना वो शुरू से ही लगाता है रुपए, तो ये पूरे 12 महीने के लिए लगाया, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, लाभ का हमें रेशियो मिल जाएगा। देखो ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट चुकी हैं, ये 2 से 11 बार, ये 2 से 6 बार, बस इसको गुना करते हैं। देखो 6 दूनी 12, 1 6 18 1 19, ये होगा 192 आ गया, 11 7 77 ये आ चुका है। अब देखिए अब पूछा क्या है, देखो कुल लाभ उनको कितना हुआ था, कुल लाभ हुआ था उनको 16,409 रुपये, इतना हुआ था। यहाँ पे कुल लाभ कितना है, 7 2 9 और 9 10 6 9 10 10 6 16 1, यहाँ पे 269 है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 269 का लाभ हुआ है। अब पूछा क्या है, इसने पूछा है कि कुल भाग में सुरेश का हिस्सा। देखो सुरेश कौन है, ये है, तो 192 की वैल्यू पूछिए, बस इसको गुना करना है आपको। इसको सोल्व करते हैं। देखिए तो इसमें शायद पूरा देखो वैल्यू तो पूरी है, तो हम भाग दे के देख लेते हैं। देखिए भाग दे के देख लेते हैं। देखो 16,409, इसमें 269 का भाग दे के देखते हैं। तो देखिए तो यहाँ पे देखिए 6 होता है ना, तो 6 दूनी 12, मतलब 3 3 6 18, मतलब 6 बार भाग देते हैं। 6 नाम 54, 5 बच गया, 6 छंगा 36 और 36 5 41, 1 बच गया, 4 हो गया, 6 दूनी 12, 12 4 16 हो गया। देखिए कितना बच गया, 10 में से 4 गया तो 6 और 3 में से गया तो 2, यहाँ पे 26 बच गया। देखिए 26 बच गया, ठीक है। और ये 9 उतार लेंगे तो ये कितना बार जाएगा, 1 बार जाएगा। देखिए पूरा कट चुका है, ठीक है। तो ये 61 पर कटेगा, तो यहाँ से अगर इसको काटेंगे तो ये कटा है 61 बार। तो देखिए 192 को अब 61 से गुना करना है, 192 को 61 से गुना करना है। देखिए कैसे करते हैं, इस अंक को इस अंक के गुना कीजिए। देखो 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 आएगा, फिर इसको 9 से, और आपको कभी सिखाएंगे। देखिए हम डायरेक्ट गुना कर रहे हैं, ठीक है ना। इसको इससे गुना करते हैं, तब 1 को फिर 9 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर 6 को 2 से गुना करेंगे, 6 दूनी 12 हो जाएगा। इनको दोनों को जोड़ देते हैं तो 12 9 कितना होता है, 12 9 21 होता है, तो 1 आ जाएगा यहाँ पे, असल लग जाएगी 2। फिर ऐसे ही ये अंक फिर आगे भगेगा और ये इसके पीछे भगेगा, तो 1 1 कम 1 और 6 नाम 54 1 55 और असल 2 57, तो 7 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। फिर जो पूरा हो चुका है तो फिर ये अंक इससे होगा, तो 6 कम 6 6 5 11, तो कितना होगा 11 712। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 में। ये कैसे गुना करते हैं बड़ी बड़ी संख्याओं को, ये हम आपको कभी सिखाएंगे, ठीक है। ये आप किसी टीचर की वीडियो देख लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। देखो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब एरिया, एरिया क्या होता है। देखिए गोले का अगर आपको ऐसे बोले ना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले, या फिर आपको बोले संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो एक ही होता है। वो क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, ये होता है। तो देखो बस यहाँ पे वैल्यू रखना है, 4 गुना 22/7, आर का मान कितना दे रखा है, 7 इंटू 7, 7 से 7 कट जाएगा। देखो 7 चौक 28, 28 दूनी 56 होता है, तो 56 इंटू 11, यहाँ से हमने गुना करना बताया था आपको। देखो 6 लिखते हैं पहले, 6 5 11, 1 असल लगी 1, तो 5 और 1 6 इसमें जोड़ देते, 616। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 में। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हम पेज चेंज कर लेते हैं। देखिए कह रहा है ए बी और सी अलग अलग काम करते हैं, किसी काम को क्रम से 11 20 और 55 दिनों में कर सकते हैं। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो पूरा काम करने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन नंबर 14। देखो ए बी और सी ये 3 लोग हो चुके हैं, ठीक है। देखिए ए कर रहा है 11 दिन में, ये कर रहा है 11 दिन में, ये कर रहा है 20 दिन में, और सी कर रहा है 55 दिन में। तो यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे। देखो एलसीएम कैसे लेंगे, देखो 11 5 55, तो ये 55 तो हो गया, और इसमें 5 भी आ गया, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 4 बचेगा। देखो 55 इंटू 4, ये एलसीएम आ जाएगा। मैं इसको इतना ही लिख रहा हूँ, पूरा गुना करके नहीं लिख रहा हूँ। क्यों, क्योंकि देखिए अब 11 एक की एफिशिएंसी निकालेंगे तो 11 का इसमें भाग देंगे, तो 11 को 5 पर काटेगा तो 5 चौक 20 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 20 का भाग देंगे, तो इमेजिन करना है, देखो इमेजिन करना है आप इसमें 20 का भाग दे रहे हो, तो यहाँ पे 20 का भाग दे रहे हो, तो 4 से 5 बार कटेगा, तो 5 से 11 बार कटेगा, ठीक है। और 55 से 55 बार कटेगा तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। ये तीनों की एफिशिएंसी आ गई है। एफिशिएंसी कितनी आई, देखो 11 4 15, 15 और 20 और 35, ये एफिशिएंसी आ गई 35 आ गई है। तो ये टोटल काम को कितने समय में करेंगे, टोटल काम कितना है 55 इंटू 4, ये टोटल काम है। और किस एफिशिएंसी करेंगे, 35 की एफिशिएंसी। बस इसको सोल्व करना है आपको। देखो 5 से 7 बार, 5 से 11 बार, तो 11 चौक 44, 44 अपॉन 7, ये कितना हो जाएगा, 7 6 की 42 होता है, तो 7 6 की 42, 2/7। यह है कोई ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 में। उम्मीद है समझ में आएगा। आपको इसको पूरा गुना करके नहीं लिखना है, फिर भाग दोगे फिर कितनी बार कटेगी ये देखना है आपको। ऐसे ही गुना करके ऐसे मतलब कि इंटू में लिख लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। देखो कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज की भुजा तो 14 सेंटीमीटर है। यदि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई एक वर्ग की भुजा के बराबर हो तो वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। देखो एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है,
इसकी क्या कह रहा है ना, इसकी ऊंचाई, इसकी जो ऊंचाई है ना, इसकी ऊंचाई है वो क्या है, उसके किसके बराबर है, जो वर्ग की भुजा है ना उसके बराबर है। क्या कहना चाह रहा है, इसके बराबर है कि अगर इसकी ऊंचाई अगर 5 है तो वर्ग की भुजा भी 5 होगी, अगर इसकी ऊंचाई 10 है तो इसकी भुजा भी 10 होगी, ये कहना चाह रहा है। तो यहाँ पे देखिए पहले समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला होता है h बराबर √3/4 a, ये होता है। तो देखो यहाँ पे a का मान कितना दे रखा है, समबाहु त्रिभुज की भुजा ये दे रखी है 14, तो यहाँ पे a का मान रखेंगे, देखो तो ऊंचाई कितनी आ जाएगी, देखो √3/2 होता है, हाँ 4 किस में आता है, स्क्वायर में आता है, देखो √3/2 होता है, देखो अभी गलत हो जाता हमसे। तो a का मान कितना है 14 है, देखिए बस यहाँ से सोल्व करेंगे, ये क्या आएगा, ये h आएगा, तो 2 से काटेंगे 7 बार में, तो h का मान आ गया 7√3, 7√3 आ गया। ये 7√3 ही इसकी ऊंचाई है और इसकी ऊंचाई इस वर्ग के भुजा के बराबर है। तो यहाँ से वर्ग, तो वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी, वो भी 7√3 हो जाएगी। और वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है हमको, वर्ग का क्षेत्रफल वो क्या होता है, वो होता है a² होता है। तो यहाँ पे इसका मान रखेंगे, तो a का मान कितना है 7√3, 7√3 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 7 7 49 हो जाएगा, और √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 तिया 27 और 4 तिया 12 2 14, 147 हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 में। उम्मीद आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। हमने 15 क्वेश्चन किए थे, तो 15 क्वेश्चन हमने कर लिए, यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, अभी हम आपके सामने इसको सबमिट करके दिखा देते हैं, जिससे आपको पुष्टि हो जाए कि आपने जो भी क्वेश्चन किया और सीखा वो सभी तुम्हारे सही थे। देखिए 15 क्वेश्चन किए थे, 15 के 15 सही हैं। उम्मीद आपको सब समझ में आया होगा। और टेक्स्ट बुक का शायद उसका RW का मिनी मॉक आएगा, वो हम शाम को करवा देंगे। और जैसे ही 18 से एग्ज़ाम चलेंगे तो स्पेशल मॉक आएंगे, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं RW की, उसका भी हम सॉल्यूशन करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारा भी एग्ज़ाम है 23 को, आपको पता ही होगा। ठीक है, तब तक के लिए अपना अच्छे से पढ़ते रहिए और मॉक लगाइए और प्रैक्टिस कीजिए। मैथ में आपका 1 नंबर भी नहीं कटना चाहिए, 1 नंबर कटेगा कितने बच्चों से पीछे हो गया आपको ही पता होगा। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक